होगा आजकल के बच्चों को रातों रात सुपरस्टार बनना है। तो जी। मैं ये कहता हूँ कि कभी भी आप सफलता पर अहम मत करो। अहंकार बहुत एक बुरी चीज है। संगीत एक ऐसा माध्यम होता है जो आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बहुत ही एक अच्छा माध्यम भी माना जाता है। आजकल के जो भी कंटेंट बन रहा है वो उसमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी गा देंगे और हमारे अगर रील्स पे कुछ व्यूज आ जाएंगे। इसमें जो सोशल मीडिया ने जो चीजें की हैं वो कहीं ना कहीं एक घातक भी है बच्चों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि बच्चों को एक लगाम देनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी उन चीजों को देखना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। संगीत की दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाले, अपनी मधुर ध्वनि से सबको मोह लेने वाले हमारे साथ एक ऐसे लोक कलाकार मौजूद है जिनका नाम है सोमेश्वर नारायण शर्मा। सबसे पहले तो बात यहीं से होती है कि उनका सोमेश्वर नारायण शर्मा और महादेवन नाम कैसे पड़ा, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया। सर, काफ़ी नाम है, चर्चित चेहरे हैं आप, हमेशा से आपको सुनते हुए लोग बड़े भी हुए हैं और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आप यंग हैं और यंग होने के साथ साथ आपने जो शुरुआत करी अपने करियर की वो एक इतने लोक संगीत के साथ करी, भगवान के नाम के साथ शुरुआत करी। सबसे पहले तो उसी गाने से शुरुआत जो है करना चाहेंगे हम। जी बिल्कुल। तो एक्चुअल में मेरा एक बहुत प्यारी एक पंक्ति है जो एक श्लोक है जो जिसने मुझे रोक रखा है जी। तो वो है कर्मण्ये वाधि करस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। तो चक्कर क्या है कि आप अगर जो मेरी जो चीज चल रही है आज की तारीख में, आपने देखा होगा आजकल के बच्चों को रातों रात सुपरस्टार बनना है। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी आप सफलता पर अहम मत करो। अहंकार बहुत एक बुरी चीज है। तो उस चीज को आप एक तरह से, और आप कभी भी असफल हो तो उसको हताशा के रूप में मत लो, उसको एक इंस्पिरेशन के रूप में लो कि आपने कुछ एक ऐसा मार्ग ढूंढ लिया है जो असफल का मार्ग है, तो वो आप वापस से ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि बीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन तो वो आप ऑब्वियसली आप वो वापस ट्राई नहीं करेंगे। तो बस मैं इसी चीज़ को दोहराता हूँ और सभी युवाओं को मैं प्रेरित करता रहता हूँ अपने काम से, अपने जो भी मेरे चल रहे हैं अभी प्रोडक्शंस के, जैसे अभी मैंने बहुत अच्छा एक रामचरित रैप निकाला था। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस टाइप का अगर काम करते हैं और एक युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, तो राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं और हम उसकी मिट्टी के लिए समर्पित हैं। रैप तो आए दिन आते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने रामचरितमानस से संबंधित जो है पूरा रैप निकाला है, लोग काफी ज्यादा फैन भी हो गए उस चीज के। मैं तो चाहूंगी आप एक बार दर्शकों को हमारे वो रैप भी सुना दीजिए। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा हमारा रैप था कि जिसमें हमने एक अंकुश सिंह करके धौलपुर के बच्चे थे, तो वो मेरे पास भागते हुए आए और उन्होंने बोला कि सोमेश्वर सर, आपका अयोध्या में अवध में आज दिवाली बहुत अच्छा चला था, तो अगर आप मुझे कोऑपरेट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके जो राम भजन था वो मुझे बहुत, मैं उससे प्रभावित हुआ था। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, तुम्हारा दिखाओ मुझे कि क्या लिखा है तुमने। तो उसने, बच्चे ने मुझे बहुत प्यारी लाइंस उस टाइम सुनाई और मुझे लगा कि क्यों ना इसको रामचरितमानस के श्लोकों को जोड़कर उस पर एक कुछ ऐसा रैप बनाया जाए जो अभी तक आध्यात्मिक उसको टच दिया जाए, जो अभी तक रैप आया ही नहीं है मार्केट में। तो उसकी कुछ लाइन ऐसी थी कि मैंने स्टार्ट किया था उसमें श्लोक से, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देख रामायण चलचित्र यंत्र पर मन मेरा भी भर आया, स्वयं प्रभु ने कष्ट सहे न हृदय में पाली मोह माया। आज सुनाऊं मैं राम जीवनी, बालपन से युद्ध भूमि तक थी कैसी श्री राम की माया, थी कैसी प्रभु की माया। जन्म लिया था अवध राज में, लाखों दास लगे उनके काज में, सबको मोह लिया अपने प्यार में, ऐसी थी प्रभु की माया। हुए बड़े जब रघुकुल नंदन, होना था सीता संग संगम, तोड़ दिया जब शिव धनुष को, हुए थे क्रोधित परशुराम वो। तो ये जो लाइंस थी वो मैंने जब उसका सुना तो मैं एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार, ऐसे लिखने वाले लोग हैं अपने राजस्थान में, इतना प्यारा प्यारा टैलेंट छुपा हुआ है कि ऐसे लोगों की जो अगर लाइंस, अगर क्यों ना हम अगर उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं।
तो मैंने एक ऐसा ही एक श्लोकों से जोड़कर वो एक बनाया, और वो हमारे जो पंजाब के राज्यपाल हैं माननीय, तो उनसे हमने वो लॉन्च कराया उसका पोस्टर, और वो बहुत अच्छा लगा कि उसको भी ऐसा लगा कि हाँ, कि इस टाइप के अगर हम और गाने लिखें और राम जी के आदर्शों से जुड़ सकें, क्योंकि श्री राम भगवान अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और अगर आज जो युवा पीढ़ी है अगर वो श्री राम भगवान और सनातन धर्म से जुड़ती है तो उनको एक अच्छी वैल्यूज, वो उनको ग्राउंडेड रहेंगे। एग्जैक्टली, एक अच्छी वैल्यूज जो होती है, इनकलकेट भी होती है उनके अंदर, और कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिलता है। पर जिस तरीके से सोमेश्वर जी आपने करियर की शुरुआत करी, क्या हमेशा से ही सिंगर बनना चाहते थे, या बचपन में कभी लगा कि बहुत अच्छी आवाज़ है, या किसी ने आपको फोर्स किया, या हम कह सकते हैं कि किसी ने आपको समझाया, गाइडेंस दी? हाँ बिल्कुल, देखो कोई ना कोई तो सभी का गुरु होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे भी जो प्रथम गुरु थे वो मेरे पिताश्री थे। उन्होंने मुझे एक चीज़ ज़रूर बोली थी कि सोमेश्वर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और लेकिन उन्होंने लगातार मुझे प्रेरित किया कि पहले अपनी आप पढ़ाई पूरी करो, और फिर उसके बाद आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपका पैशन है, उसको फॉलो करो। क्योंकि एक हमारे पूरे घर में एक एजुकेटेड लोग थे और एजुकेशन से जुड़े हुए थे, सब लोग पढ़े लिखे लोग थे, मैं अकेला एक गवैया था। लेकिन मुझे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेरित यही किया कि आप अगर कुछ कर रहे हैं लाइफ में तो उससे पहले आप उस चीज़ को सीखें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। तो मैंने जो मेरा प्रथम गुरु जो रहे वो मेरे पिता थे, और उन्होंने मुझे इसका शिक्षा दिया, क्योंकि उनके बहुत अच्छे क्लासिकल गुरु रहे मोतीलाल जी, जिन्होंने बहुत अच्छा उनको सिखाया था। और वो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं उन्हीं का प्रभाव था जो मेरे ऊपर पड़ा, और वहाँ से मैंने अपना संगीत की जो कला थी उनसे सीखी, और वहाँ से मैंने हारमोनियम सीखा उनसे, और हारमोनियम सीखते सीखते मेरे जैसे जैसे पापा के ट्रांसफर्स होते गए, अलग अलग हमने जगह जगह पर हमने घाट घाट का पानी पीते गए, और गुरु चेंज करते रहे। जी जी, ध्वनि सुर जो होते हैं ये अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ें बयां कर जाते हैं, और ना कहते हुए भी कहते हैं कि संगीत एक ऐसा माध्यम होता है जो आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और बहुत ही एक अच्छा माध्यम भी माना जाता है। लेकिन अभी समय के साथ संगीत में बहुत बदलाव आए हैं। लोग कहते हैं, जब हम बात करते हैं, और आप सुनते भी होंगे कई लोगों से, कि जो पहले गाने बना करते थे वो आज नहीं बनते। कहीं ना कहीं वो स्पार्क की कमी है, कहीं ना कहीं उन लिरिक्स की या उन शब्दों की कमी है, वो पिरो नहीं पा रहे हैं ढंग से। आखिर बात क्या है, कि आखिर ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि वो मज़ा नहीं आ पा रहा है, वो बात नहीं है उन गानों में आज? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आई जा रही है, एआई बहुत इस्तेमाल होने लग गया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो एआई का जो चलन बढ़ा है, वो सबसे ज़्यादा उसका हम आर्टिस्ट पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे आप लिरिक्स भी आप कुछ भी लिख रहे हैं और कुछ भी आप उसको बना भी सकते हैं, तो ये है। लेकिन एक ओरिजिनलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है कंटेंट्स में, जिसकी अगर आप बात करें, क्योंकि एक ओरिजिनल चीज़ हमेशा ओरिजिनल होती है। तो सबसे बड़ी बात ये कि आजकल के जो भी कंटेंट बन रहा है वो उसमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी गा देंगे और हमारे अगर रील्स पे कुछ व्यूज़ आ जाएंगे, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते कि ऐसा चीज़ हो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं उस चीज़ को, क्योंकि हमने उस संगीत की शिक्षा ली है कि कौन से राग पर कौन सा गाना बनेगा, कौन से समय पर कौन सी राग गानी है, तो ये भी उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है उस चीज़ का, कोई भी आप कंपोजिशन करते हैं तो क्योंकि ये चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल की युवा पीढ़ी बिना सीखे आगे बढ़ना चाहती है। जी बिल्कुल। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ कि कंटेंट में कहीं ना कहीं वो चीज़ वेरिएशन आ रहा है, जिसकी वजह से कंटेंट प्रॉपर उभर के नहीं आ पा रहा है। वो सिर्फ आजकल संगीत, सिर्फ म्यूजिक, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ बीट्स पे देखा जा रहा है कि शब्द कैसे यूज हो रहे हैं उसमें, चाहे वो कैसे ही गाने बन रहे हैं, अब शब्द बन रहे हैं, वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे गाने गाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज युवा पीढ़ी को ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है कि कौन सा कंटेंट किस टाइप से बनाया जाए और कैसे, कहाँ पर गाया जाए और किन लोगों के सामने गाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये कंटेंट बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि जिस तरीके के गाने अभी समय समय पर बन रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उन सिंगर्स का, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि आजकल जिस तरीके के गाने आ रहे हैं उससे युवा पीढ़ी काफ़ी ज़्यादा गलत ट्रैक पर भी जा रही है, कहीं ना कहीं गलत शब्दों का इस्तेमाल भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सोमेश्वर, आप जिस तरीके से लोक गायक हैं और साथ में भगवान के नाम से आप शुरुआत करते हुए नजर आते हैं,
तो कहीं ना कहीं अब नहीं लगता है कि कुछ बॉलीवुड में मसाला चस्का जैसा इंटरेस्टिंग गाने गाए जाएं? बिल्कुल, आजकल ऐसा नहीं है, कई जगह अभी कई युवा ऐसे भी हैं जो जुड़े हैं, जो आज सनातन धर्म पे काफ़ी काम भी कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल युवा पीढ़ी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और कहीं ना कहीं ये चेंजेस आए हैं, और ये अगर चेंजेस अगर आ रहे हैं तो ये युवा पीढ़ी के लिए आगे के लिए अच्छा संकेत है। तो अभी कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करने का प्लान है आपका? अपकमिंग अगर आपके प्लान्स की बात की जाए तो क्या कुछ नया लेकर आने वाले दर्शकों के लिए? हाँ बिल्कुल, हमारा एक प्लान बन रहा है। जैसे बेसिकली हमने बताया कि हम कुछ ना कुछ एक ऐसा यूनिक कंटेंट ढूंढ कर लेके आते हैं। थोड़ा काम हमें जरूर करना पड़ रहा है उसके पीछे, और एकदम से हम रिवील भी नहीं कर पाते क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कॉपीराइट के भी इश्यूज हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी, जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं जो राह भटक रही है, उनको एक सही मार्गदर्शन मिले, तो ऐसे हम कंटेंट लेकर आने वाले हैं। और सनातन धर्म पे हम लोग और कुछ कंटेंट इस साल हम रिलीज करेंगे, जो हमारे रामायण पर एक मूवी आ रही है, और एक बहुत अच्छी हम कंटेंट अभी हम रिवील करेंगे, तो वो अभी कुछ हमारे ऊपर से निर्देश नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं बीइंग एन आर्टिस्ट, तो आप एक अच्छा काम करें, अच्छी सोच लेकर काम करें, और अच्छा मार्गदर्शन आप दूसरों को दोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपको भी उस चीज की सफलता मिलेगी। बिल्कुल। सुमेश्वर, आप गाना गाते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने गाने को गाया है, लेकिन क्या आप शब्दों को भी पिरोते हैं? क्या खुद के लिरिक्स आप खुद लिखते हैं, कंपोज करते हैं? बिल्कुल, मेरे मामा ने सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरित किया है, क्योंकि वही पापा के जाने के बाद, पापा 14 फरवरी 2020 को शांत हो गए थे, और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था, और मुझे ऐसा लगा था कि अब शायद मेरा लाइफ में अब कुछ एकदम से मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे करना क्या। और मैं 1.5 साल तक डिप्रेशन में रहा, और बहुत ऐसा रहा कि मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो वहाँ पर मेरे मामा मुझे आए और उन्होंने मुझे सांत्वना दी, और उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना तुम्हारा इंटरेस्ट म्यूजिक में है, तो एक मैं तुम्हें कुछ लिख कर देता हूँ, अगर तुम उसको कंपोज करके कुछ बनाते हो। क्योंकि मुझे उस टाइम कोरोना था, और कोरोना के पीरियड में वो मैंने स्टार्ट किया अपना वो चैनल USA क्यूब प्रोडक्शन, और उस पे हम लोगों ने कोशिश किया कि एक ऐसा गाना बनाया जाए, क्योंकि मैं एज बीइंग एन इंडियन, तो सबसे पहले मेरा जो गाना था वो एक इंडिया के लिए समर्पित गाना था, और वो था ये तेरी सरजमी, जिसपे 5 मिलियन हिट्स हुए थे। वाओ, दैट्स ग्रेट। सबसे बड़ी बात ये थी कि कोरोना में वो गाना बना था, और राग देश पर मैंने वो गाना बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि कंटेंट आप क्या बना रहे हो, और किस राग पे बना रहे हो, और क्या आप पिरो रहे हो उस चीज में। तो उसको मैंने कंपोज किया, और वो मैंने मामा को दिया। मामा ने उस बीट्स पर लिरिक्स लिख डाले। बिल्कुल। तो मामा मेरे लिरिक्स काफी, मतलब 8-9 गानों के लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं, कुछ मैंने भी लिखे हैं। जैसे मेरा एक गाना था जो रैप टाइप का भी मैंने एक सॉन्ग बनाया, ताकि युवा जुड़े, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 100% ही आध्यात्मिक उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में आपको अलग अलग वैराइटीज चाहिए, वर्सेटैलिटी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट है तो वर्सेटैलिटी होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा है कि हर चीज लिमिट में अगर आप करो, तो उस चीज का आपको अच्छा एक बेनिफिट भी मिलता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने अपनी जर्नी का बताया कि जब आपने अपनी फैमिली को बताया होगा कहीं ना कहीं कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, चलिए कुछ फैमिलीज ऐसी होती है, माना कि जो सपोर्ट कर देती हैं, बट ऐसे कुछ दर्शक हमारे भी हैं जो देख रहे होंगे वीडियो को और अपने करियर की शुरुआत भी करना चाहते होंगे कि हमें सिंगर बनना है, या हम लिरिकिस्ट बनना चाहते हैं, कंपोजर बनना चाहते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे उनकी फैमिली समझे? क्योंकि सब लोगों को लगता है कि बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो तो ज़्यादा अच्छा है, कैसे गवैया बन जाएगा, कि जैसे आप कहते हैं कि मैं अपने घर में एक गवैया था। बिल्कुल, ये एकदम सही आपने कहा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों को लेकर कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में जो सोशल मीडिया ने जो चीज़ें की हैं, वो कहीं ना कहीं एक घातक भी है बच्चों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि बच्चों को एक लगाम देनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी उन चीज़ों को देखना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज बच्चों में वही चीज़ें आपके अंदर आती हैं। अगर रील्स किसी पे भी बच्चे अगर देखते हैं कि यार इस पे इतने मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो ये कोई ना कोई सही चीज बता रहा होगा, जबकि हो सकता है उस चीज में गलत हो, लेकिन वो बच्चे जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वो पेरेंट्स को देखना बहुत जरूरी है। तो इस चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया भी एक लिमिट चीज है, यहाँ पर पेरेंट्स को देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्या लगता है सुमेश्वर की किस तरीके से जो रियलिटी शोज होते हैं, सिंगिंग रियलिटी शोज होते हैं, वो वर्क करते हैं? क्या सच में उनके अंदर कोई रियलिटी होती है, या फिर कुछ ऐसे ही वो मैनिपुलेशन होता है? क्योंकि
कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों में फंस भी जाया करते हैं, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेटर रहा है, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट, क्योंकि आपका हर आर्टिस्ट के पीछे एक स्ट्रगल जो होता है वो होता है, लेकिन हर को एक अचीवमेंट ही दिखती है, उसके पीछे जो पाँव के छाले है वो कोई नहीं देखता, क्योंकि उसमें पीछे क्या किया है, कितनी मेहनत है, कितना सीखा है उसने, वो कोई नहीं जानता। बस सब लोगों को लगता है कि हाँ रील्स पे अगर अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो ही इज अ सेलिब्रिटी। तो मेन चीज यही है कि ये चीजें पर अगर आप फोकस ना करो और आप ये देखो कि सबसे बड़ी बात है कि रियलिटी शोज की आपने बात करी, तो रियलिटी शोज में मैंने लगभग सारे रियलिटी शोज में मैं रहा हूँ और मैंने बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स भी जीते हैं। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र मैंने जीता, और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन रियलिटी शोज भी कई रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमने 16-16 घंटे लाइन में रख के, जहाँ पे आंधी है, बारिश है, तूफान है, धूप है, सबका सामना करके अपना ऑडिशन दिया, जहाँ पे कोई एक अंदर से एनर्जी भी नहीं बचती और आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपने को प्रूफ करके दिखाना है। तो वहां पर हमने अपना एक ऐसा सबसे बड़ी बात है रियलिटी शो में देखा कि आप इतने 16 घंटे खड़े होके अगर आप कहीं ऑडिशन आप दे रहे हो तो वो लोग सुनते भी एक एक मिनट के लिए। तो आप उस चीज में आप इतने लोगों से सीख के जा रहे हो, आप इतना सफर कर रहे हो, इतने किलोमीटर का आप सफर करके गए। मैं राजस्थान से वहां पे गया बॉम्बे में, और वहां पे मुझे पता लग रहा है कि मेरे लिए 16 घंटे का वेट का सिर्फ 1 मिनट का परफॉर्मेंस है। तो वहां पे कहीं ना कहीं बुरा लगता है, और ऐसे ही 3-4 लाखों की भीड़ से लोग डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं रियलिटी शोज भी ऐसा होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रियलिटी शोज से बेटर ये है कि आप जो अभी डिजिटल जो चल रहा है उस पे अगर आप किसी सीखे हुए लोगों को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो वो ज्यादा बेटर है, बजाय आप एक ऐसे लोगों को चढ़ाना जो बिल्कुल जो जिन्होंने सीखा ही नहीं कभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा समय भी आया होगा सुमेश जब लगा होगा कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है, कभी एक दिल टूटा होगा कि अब नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दिया जाए वहीं पर ही? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि अब जैसे मैंने 16 घंटे के बाद में वो 1 मिनट का ऑडिशन हुआ, हालांकि मैंने उसमें टॉप 50 तक भी गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा, उन्होंने जब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस रियलिटी शो का, उन्होंने मुझसे पैसों की डिमांड करी जी। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर अगर आप आकर आपका वो पूरा डिमोटिवेट हो जाते हो कि आपका टैलेंट तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर आपका प्रोफेशन, सबसे बड़ी बात है कमर्शियल चीज आ गई है। और वहाँ पर मैं रात को पापा को कॉल कर रहा हूँ, पापा यहाँ पे तो अप्रोच चल रही है, यहाँ पे पैसा चल रहा है। मैंने कहा पापा यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आर्टिस्ट सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि आपकी अगर कला को अगर आप नहीं पहचान रहे और वहाँ पर अगर आप कमर्शियल चीज सबसे पहले आ रही है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ठीक है, आई नो कि वो रियलिटी शोज जो हैं वो बहुत अच्छा अपना लोगों को अपना पूरा मोटिवेशन करके आगे बढ़ाते भी हैं, लेकिन उनको पता होता है कि किन लोगों को लेना है, किन लोगों को नहीं लेना है, किससे उनकी पीआर आएगी, किन से सब कुछ प्लान्ड है, सब प्लान्ड ऑलरेडी होता है। तो वो हमने पूरा अंदर तक देख रखा है, लेकिन हम किसी को कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि एक आर्टिस्ट के पीछे स्ट्रगल ही रहता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी कुछ प्लान है कि ये वाला ड्रीम प्रोजेक्ट है लाइफ में, ये तो कवर करना ही है, या फिर इस रिलेटेड फील्ड से कुछ गाना बनाना है जो आपके दिल के काफी ज्यादा पास में हो, कह सकते हैं कि कुछ आप अलग से चाहते हो? हाँ बिल्कुल, जैसे मैं अभी तक कहता आ रहा हूँ कि मैं राजस्थान की मिट्टी के लिए समर्पित हूँ, और फोक मैं मांड पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बीकानेर का हूँ। और बेसिकली बीकानेर की जो मांड जो गायिका थी अल्ला जिलाबाई, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा उनका नाम था, और उन्होंने एक जो संरक्षण किया था एक मांड का, लेकिन वो आज की तारीख में कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो रही है राग। तो मांड है, मूमल है, बहुत अच्छी अच्छी राग हैं। हाँ, जो फोक, जो राजस्थानी जो फोक है वो बहुत अपने आप में बहुत रिच कल्चर है राजस्थान का। और सबसे बड़ी बात मैं यही चाहता हूँ कि ये जो मांड है ये हम लोग आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उस पे हम लोग अभी नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो ये कुछ हमारी बातें थी सोमेश्वर नारायण शर्मा जी से। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये अपनी ध्वनि को आगे रखते हैं, किस तरीके से अपने शब्दों को पिरोते हैं, और किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं और अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और नॉलेजेबल फैक्ट्स मैं आपके लिए लगातार लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं आपके साथ प्रिया बंसल।